तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। से फ्रेंड्स, आज हम आ चुके एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग एक बात बता दूं, इससे पहले जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सही वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और भी हमने कई सारे सिलेबस और भी कई सारी बुक्स हमने कंप्लीट कराई है, उनकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन मीन्स क्या होता है? आज से पहले समय में, ठीक है, आज से पहले समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो अमेरिका का वर्चस्व था। जब हमारा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का जब विघटन हो गया, जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जब खत्म हो गया, तब जो था अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति थी। तो उस टाइम पे उसका वो अपना वर्चस्व दिखा रही थी, ठीक है। तो चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो सारी चीजें धीरे धीरे और अच्छे से एक्सप्लेन होती जाएंगी, ठीक है। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के सबसे बड़ी शक्ति बन गया। यानी जब शीत युद्ध का समाप्त हो, जब शीत युद्ध समाप्त हो तो उस टाइम पे क्या था, 1991 में क्या था, सोवियत संघ का भी विघटन हो गया था। तो उस टाइम पे जब विघटन हो गया तो अमेरिका ही एकमात्र विश्व में क्या हो गया, महाशक्ति बन गया या फिर बन बैठा था, ठीक है। विश्व में कोई उसकी प्रतिद्वंदी ना रहा, यानी पूरे विश्व में अमेरिका के बराबर का या फिर उसको टक्कर देने वाला कोई भी देश नहीं था। युद्ध का अंत तथा साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर भी कहा जाता है। अमेरिका का प्रभुत्व यानी अमेरिका का दबदबा या फिर जो है एक ध्रुवीय विश्व का दौर भी कहा जाता है। डन है। के बगदाद के बाहरी क्षेत्रों में स्थित एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। यानी कि बगदाद का एक स्कूल था, वहां पे आयशा नाम के, मैं 3 बच्चों के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 बच्चे होंगे, आयशा है, डरबन है और भी बच्चे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। बगदाद के एक बाहरी क्षेत्र में स्थित एक स्कूल है, वहां पे कौन है, पढ़ रही है आयशा, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, ठीक है। उसने सोचा था कि बड़ी होकर किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल के कारण उसने अपने टांग गंवानी पड़ी, फिर भी वह अपने निश्चय पर कायम रही है, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, डरबन। अब कौन आता है हमारा डरबन? ये कहाँ रहता है? दक्षिण अफ्रीका। डरबन का है दक्षिण अफ्रीका का एक निवासी है, जिसका नाम क्या था, जाबू था, ठीक है, जाबू था। एक प्रभावशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातियां कला का गहरा प्रभाव है। पारंपरिक जो जनजातियां, उसकी कला का बहुत गहरा प्रभाव है। उसकी योजना यह थी कि वह आर्ट स्कूल में पढ़े और उसके बाद अपने स्टूडियो खोले। उसकी ये इच्छा थी कि वो किसी बड़े आर्ट स्कूल में पढ़े और वहां पर जाकर के क्या करे, पढ़ाई करे और एक स्टूडियो खोले। परंतु उसके पिता चाहते हैं कि जाबू एमबीए की पढ़ाई करे। जो जाबू के जो पिता हैं वही चाहते हैं कि जाबू है वो किसकी पढ़ाई करे, एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले, और परिवार का जो भी रोजगार है, व्यवसाय है, उसको संभाले। फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा था, जो व्यवसाय था फिलहाल वो अच्छा नहीं चल रहा था। जाबू के पिता चाहते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय में विकास करे। जाबू के पिता ये चाहते हैं कि जो जाबू है वो क्या करे, वो उसके जो भी व्यवसाय है उसमें अपना हाथ बटाए और अपने ही व्यवसाय को आगे लेके चले। डन। रूस से अप्रवासी रूप से आए अभिभावकों का पुत्र युवा आंद्रेई, क्या है यहाँ पे, आंद्रेई। हमने किसके बारे में पढ़ा, आयशा पढ़ा, जाबू पढ़ा, अब आंद्रेई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। चर्च जाते वक्त, जब कहाँ पे चर्च जा रहा था, चर्च जाते वक्त जब तक नीली जीन्स पहन लेता है, वो चर्च जाते टाइम क्या करता है, नीली जीन्स पहन लेता है, तो उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। उसकी माँ को क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। वह चाहती है कि अंद्रई चर्च में संध्या सलीन वस्त्र पहनकर, यानी सफेद कपड़े पहनकर जाए। डन है इतना, ठीक है। इस अध्याय में हमने 3 बच्चों आयशा, जाबू और अंद्रई की कहानी पढ़ी, जिन पर अमेरिकी वर्चस्व किसी न किसी मुद्दे पर हावी हो रही है। एक के ऊपर क्या गिर गया, एक के जो है उसका मिसाइल की वजह से उसका टांग गंवानी पड़ी,
ठीक है। जाबू वो एमबीए की पढ़ाई वो किसी आर्ट में जाना था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि किसकी पढ़ाई करे, एमबीए की पढ़ाई करे। और अंद्रई जो था, अंद्रई क्या था, वो चर्च जाना चाहता था, लेकिन उसने नीली जींस पहनी जिससे उसे गुस्सा हो गया, यानी उसकी अपनी इच्छा को मार करके सफेद वस्त्र पहनने को कहा गया। आयशा पर सैन्य वर्चस्व हावी हुआ, जाबू पर आर्थिक वर्चस्व हावी हावी हुआ, ठीक है। और जो अंदरई है उसके ऊपर सांस्कृतिक वर्चस्व हावी हुआ। तीनों पे कोई ना कोई वर्चस्व लगा या फिर हावी हुआ, ठीक है। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, अब हम यहाँ देखने वाले जो नई विश्व व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कैसे हुई। सोवियत संघ के अचानक विघटन होने की घटना से विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। यानी जो सोवियत संघ था वो एकदम से जो विघटित हुआ ना, उसके क्या हुआ, जो विश्व है पूरा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दो वो भी महाशक्ति ही थी, वो उसका अंत कैसे हो गया, तो आश्चर्यचकित की बात थी। दो महाशक्तियों में अब एक का अस्तित्व तक नहीं था, अब दो महाशक्ति लेकिन अब एक का अस्तित्व तक भी नहीं था, अगर खत्म ही हो चुका था। जबकि दूसरी भाषा शक्ति अपनी पूरी ताकत या कहे कि बढ़ी हुई ताकत के साथ मौजूद है। यानी दूसरी जो महाशक्ति है, यहाँ पे भाषा शक्ति नहीं आएगा, महाशक्ति आएगा, ठीक है। दूसरी जो महाशक्ति है वो क्या है, अपनी बढ़ी हुई ताकत या फिर यूं कहोगे अपनी नई ताकत के साथ में उभर कर सामने आई है। क्या अमेरिकी वर्चस्व सोवियत संघ के विघटन के बाद देखने को मिला, एक क्वेश्चन है मन में, क्या अमेरिकी जो वर्चस्व है सोवियत संघ के विघटन यानी कि जब उसका खात्मा हो गया, समाप्ति के बाद देखने को मिला, तो इसका आंसर है नहीं। अमेरिकी वर्चस्व हमें 1945 में ही देखने को मिला था। अमेरिकी जो वर्चस्व हमें कब देखने को मिला, 1945 में ही देखने को मिला, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी जो था उसके ऊपर परमाणु बम से हमला किया था, ठीक है। इसको देखते हुए यह कहना गलत होगा कि अमेरिकी वर्चस्व सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रारंभ हुआ। इसको देखते हुए कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि अमेरिकी सोवियत संघ का विघटन हुआ तब जाके अमेरिका का वर्चस्व हमें देखने को मिला। ये 1945 में इसने दो शहर जो था, जापान के दो शहर थे, कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी, इसके ऊपर क्या किया, उसने अपना परमाणु बम गिरा दिया था, ठीक है। अब आता हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है, 1990, ठीक है, 1990, ठीक। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, यानी अगस्त 1990 में इराक जो था उसने कुवैत पर हमला कर दिया और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, उस पर क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इराक को समझने बूझने के लिए अनेक राजनीतिक प्रयास जब असफल हो गए तो संयुक्त जो इराक था उसको अनेक तरीकों से समझाने बुझाने का जो प्रयास था वो असफल हो गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को स्वतंत्र करने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यानी कि जब इराक को समझाया तो छोड़ दो सारी जितनी भी कोशिश सारी कोशिश कर ली, जब वो नहीं माना तब कुवैत को क्या ये स्वतंत्रता प्राप्त दे दी गई कि स्वतंत्रता को बल प्रयोग करने की अनुमति दे दो, यानी वो अपने बल से अगर छूटना चाहे तो छूट सकता है, वो अपना बल प्रयोग कर सकता है। यह फैसला नाटकीय फैसला था, ये जो फैसला था हमें नोट नहीं आएगा, यहाँ पे नाटकीय आएगा। यह फैसला नाटकीय फैसला यानी ये क्या था, एक अपने आप में ही एक अचंभित करने वाला फैसला था, ठीक है, जो यूएनओ के द्वारा किया गया था। जो किसके द्वारा किया गया था, यूएनओ के द्वारा किया गया था, क्योंकि यूएनओ ने शीतयुद्ध से लेकर अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था कहा। इसे क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था कहा कि नई विश्व व्यवस्था के देखते हुए ये हो रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बल प्रयोग की अनुमति प्रदान करने पर 34 देशों की मिली जुली और 6 लाख 34 देखिए मिली जुली सेना थी, उन्होंने मिलकर क्या किया, हजारों सैनिकों की भारी भरकम सेनाओं ने मिलकर इराक के विरुद्ध मोर्चा खड़ा कर दिया, ठीक है, उसे पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया था, जो इराक था उसको पराजित कर दिया, जिसमें अमेरिका के 75% सैनिक थे, जिसमें अमेरिका के कितने, यानी 6,60,000 सैनिक आए थे, उसमें से जो 75% सैनिक थे वो किसके थे, अमेरिका के थे, जिन्होंने इराक के विरुद्ध मोर्चा संभाला। इस घटना को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। इस घटना क्या गया, प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम। क्या है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका तथा अन्य देशों के द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम को अपनाया गया। इस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह
100 जंगों की, यहाँ पे क्या आएगा, जनों नहीं आएगा, जंगों, जंग यानी कि लड़ाई की, 100 युद्धों की एक जंग होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम जो था, ये प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ में चलाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो इराक का जो राष्ट्रपति था वो कौन था, सद्दाम हुसैन था। उन्होंने ये कहा था कि जिसको भी आना है वो आ जाओ, ये 100 जंगों की यानी 100 युद्धों की एक युद्ध होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इराक बाकी देशों से आसानी से हार गया। जो इराक था वो बाकी देशों से आसानी से हार गया। पूरी घटना को सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया। पूरी घटना क्या था, सारी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया। इसमें भी अमेरिका क्या कर रहा है, अपना ही वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, पूरा पूरा दिखा रहा है। ठीक है, अमेरिका अपनी ताकत को पूरी दुनिया में दिखा सके, इससे लाइव स्ट्रीम इसलिए क्या क्या किया गया ताकि जो अमेरिका है वो अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ। ये जो बम था, ये जो युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा कहा जाता है जो हमारा जमीन पे लगा के जो फट जाती है, जिसको वेट देते फट जाते हैं ना, वो वाले जो बम थे उनका फर्स्ट टाइम यहीं पे इस्तेमाल किया गया था, टाइम बम वाले। इसे कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम युद्ध भी कहा जाता है। इसी युद्ध को जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, इसी को कंप्यूटर युद्ध या फिर वीडियो गेम युद्ध भी कहा जाता है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लिंटन का दौर क्या था, क्लिंटन का दौरा। जॉर्ज बुश के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति, जॉर्ज बुश के बाद में जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो कौन था, क्लिंटन था। जब प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ, जब प्रथम खाड़ी युद्ध समाप्त हो गया, तब 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। अमेरिका में क्या हुआ, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। इस दौरान अमेरिका के नए राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बने। ठीक है, यह 1992 से 1996 तक रहे। ये 1992 से 1996 टोटल मतलब 4 सालों तक ये रहे। ठीक है, इसके बाद दोबारा चुनाव हुए। इसका क्या हुआ, दोबारा से चुनाव हुए, फिर से बिल क्लिंटन की विजय प्राप्त हुई, फिर से बिल क्लिंटन जीत गया। ठीक है, बिल क्लिंटन ने अपना पूरा ध्यान घरेलू मुद्दों और निजी मामलों पर रखा। बिल क्लिंटन ने पूरा ध्यान कहाँ रखा, घरेलू मुद्दों जो मामले थे उन पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके रखा। उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा तथा व्यापार में विकास करना चाहा। यानी जो बिल क्लिंटन ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, मतलब जो भी व्यापार था उसमें विकास करने का सोचा। किसने, बिल क्लिंटन ने। डन इतना। ठीक है, अब आता है अमेरिकी दूतावास पर हमला। क्या आता है, अमेरिकी दूतावास पर हमला। अमेरिका के 2 शहर नोरबी और केन्या, क्या था, नोरबी और केन्या, और दारेसलम और तंजानिया, दारेसलम और तंजानिया, ठीक है, में अमेरिका के दूतावास लगाए गए थे। यानी नोरबिया जिसे हम केन्या के नाम से जानते हैं और दारेसलम जिसे हम तंजानिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिका के 2 यहाँ पे थे, जो जगह थे जहाँ पे दूतावास लगाए गए थे। एक ऑफिस टाइप का लगाया गया था जिस पर हमला कर दिया गया, जिस पर क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया। इस हमले का जिम्मेदार अल-कायदा समुदाय को बताया जाता है। इस हमले का जो समुदाय है या फिर ये इस हमले का जो कर्ता धर्ता है वो किसको बताया जाता है, अल-कायदा समुदाय को बताया जाता है। हमले के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फेंट्रीज चलाया। इस हमले के जवाब में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फेंट्रीज चलाया था। ठीक है, कौन सा चलाया था, ये याद रखना है। तो कुछ नाम जो है बहुत टॉपिक थोड़े हार्ड है। बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फेंट्रीज को चलाया था। किसके जवाब में, जो उसके ऊपर जो दूतावासों पर हमला किया गया था उसके लिहाजे से। डन है। ठीक है, उसके बाद हमला किया गया था। ठीक है, इस अभिनेता, ठीक है, डन है। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार मिसाइल से हमले किए। यानी कि इस घटना के बाद, जब ये घटना हुई, उनके दूतावास पे हमला हुआ, तो इस घटना के बाद जो है जो अमेरिका था, अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार मिसाइल से हमला किया था। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से ना तो अनुमति ली थी और ना ही इस मामले में राष्ट्रपति कानून की परवाह की, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना ही, ना तो उन्होंने यूएनओ से पूछा और ना ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह की। ठीक है, अमेरिका पर यह आरोप लगा कि उसने अपने इस अभ्यारण्य में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा। अमेरिका के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि तुमने जो है कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा है। ठीक है, इन नागरिक ठिकानों का
आतंकवाद से कोई जुड़ाव नहीं था। इन नागरिक ठिकानों से आतंकवाद से कोई भी ठिकाना या फिर कोई भी जुड़ाव नहीं था। यानी जो भी तुमने जिन लोगों को मारा है, नागरिकों को मारा है, आम जनता को मारा है, उनका कोई भी हाथ नहीं था किसमें, तुम्हारे दूतावास पे हमला करने में। ठीक है, बेवजह ये मारे गए हैं। कितना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। क्या है? विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 की घटना से तात्पर्य है कि जब सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के बाद अमेरिका के 4 विमानों पर कब्जा कर लिया। 9/11 की घटना से क्या तात्पर्य है? जब सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, अरब देश के 19 अपहरणकर्ता थे, उन्होंने क्या किया? उड़ान भरने के बाद अमेरिका के 4 विमानों पर, यानी जब 4 विमान उड़ान भर चुके थे तब उनको क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया या फिर अपने कब्जे में कर लिया था। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीट में उड़ाकर ले गए, यानी कि सीध में उड़ाकर ले गए, यानी जिधर साइड में था उनका सीध में उड़ाकर ले गए। ठीक है, उनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया। ठीक है, टकराया। तीसरा विमान जो था जॉर्जिनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया, यानी अर्लिया पे वर्जीनिया एक जगह का नाम है, अर्टिगट स्थित पेंटागन से टकराया था। ठीक है, पेंटागन में अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय, पेंटागन भी एक जगह का नाम है जहाँ पे अमेरिका का क्या है? रक्षा विभाग स्थित है। ठीक है, चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना ही था कि वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। पेंसिल्वेनिया एक जगह नाम है जहाँ पे उसके खेत में गिर गया। टकराना कहाँ चाहते थे? कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना चाहते थे, लेकिन गिरा कहाँ? पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर गया। ठीक है, इस हमले को 9/11 घटना कहा जाता है। इसी हमले को क्या कहते हैं? 9/11 घटना कहा जाता है। अमेरिका में तिथि से पहले महीने को लिखा जाता है। जो अमेरिका है वहां पे तिथि से पहले महीने को लिखा जाता है। तो यहाँ पे यानी 9वां महीना है और 11 तारीख है। डन है, लिखा जाता है। ठीक है, या फिर लिखने का चलन है, इससे आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इस हमले में लगभग 3000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस हमले में जो थे लगभग कितने लोग, 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अमेरिकियों के लिए यह घटना दिल दहला देने वाली थी। अमेरिकी के जो लोग थे उनके लिए घटना क्या थी? दिल दहला देने वाली घटना थी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नई गाड़ी घटना के विरुद्ध, जो नई खाड़ी घटना थी, नई गाड़ी घटना के विरुद्ध अमेरिका ने कठोर कदम उठाए। ये जो अभी नई जो गड़ी घटना थी, जो भी नई गड़ी हुई है, कहते हैं ना पढ़ा लिखा गड़ा हुआ, यानी षड्यंत्र किया गया, जो गड़ी हुई घटना थी उसके विरुद्ध में अमेरिका ने क्या क्या कठोर कदम उठाया और भयंकर कार्रवाई की। और क्या क्या? बहुत भयंकर कार्रवाई की, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन के स्थान पर रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। क्योंकि अब क्लिंटन कौन थे? शांत प्रवृत्ति के थे। ठीक है, तो इसलिए अब वो ना होकर कौन थे? रिपब्लिक पार्टी के एक जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, वो अब राष्ट्रपति बन चुके। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। किसने? जॉर्ज बुश ने। ठीक है, इस अभियान को उन सभी के विरुद्ध चलाया गया, इन अभियानों को उन सभी के विरुद्ध में चलाया गया जिन पर 9/11 के हमले का संदेह था। ठीक है, जिसके ऊपर 9/11 घटना को लेकर के संदेह था, उन सभी के ऊपर यह ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना अलकायदा और तालिबान को बनाया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य जो निशाना था, किसको बनाया गया? अलकायदा समुदाय को बनाया गया और तालिबान को बनाया गया। इस दौरान पूरी दुनिया में गिरफ्तारी की गई और कैदियों को खुफिया जेल खाने में भेज दिया गया। कैदियों कहाँ भेज दिया गया? खुफिया जेल खानों में भेज दिया गया, जो क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना था। ठीक है, क्या था? ठिकाना था गंतव्य नामक जेल में। कहाँ पर? गवंत नामक जेल में नाम से जानी जाती है, तथा इसमें जाने की अनुमति यूएनओ के अधिकारियों को भी नहीं थी। यहाँ पर जाने की अनुमति क्या थी? यूएनओ के जो अधिकारी थे उनको भी नहीं थी। ठीक है, गवंत नामो जेल को धरती का नर्क भी कहा जाता है। गवंत नामो जो जेल था, इसको धरती का नर्क भी कहा जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है।
सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इराक का आक्रमण या फिर इराक पर आक्रमण। तो इराक पर आक्रमण का जो टॉपिक है इसको लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सी लेक्चर वीडियो में? लेक्चर नंबर 2 जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को। हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें कंप्लीट हो जाए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।